अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का एक नेक्स्ट चैप्टर जो कि है वैक्सीन्स के हवाले से। ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है और कॉन्सेप्ट वाइज बहुत आसान चैप्टर है। इसमें से वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बच्चों से पूछे जाते हैं। बुक के अंदर ही थोड़ा सा डिफरेंट या आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट वर्डिंग में लिखा हुआ है। हमने क्या किया है, हमने उसको नोट्स की शक्ल में कंपाइल कर लिया है ताकि अगर आपसे इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स पूछा जाए तो आपको पता हो। इस पेज में से जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें से मोस्टली आपसे वाइवा के क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। इसके साथ एक हम लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल वैक्सीन। ठीक है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में करवाऊंगी कि एक आइडियल वैक्सीन की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वो क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। और एक दफ़ा फार्मेसी काउंसिल ने आज से 2 साल पहले का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है 5 नंबर का। सो हम उसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको एक छोटा सा आइडिया देना ज़रूरी है कि वैक्सीन्स बेसिकली क्या होती हैं। आप सब ने नाम सुना हुआ है जी, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए आप मुख्तलिफ़ वैक्सीन्स लगवाते हैं। जैसे कि लेटेस्ट अगर हम बात करें तो हम सब ने कोरोना की वैक्सीनेशन करवाई है। उस वैक्सीनेशन को करवाने का बेसिक पर्पस क्या होता है? किसी भी वैक्सीन को लगवाने का मकसद ये होता है कि हम स्पेसिफिक बीमारी से अपने आप को रोकना चाहते हैं या प्रिवेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले जो फ़र्क आपको पता होना चाहिए वो ये कि वैक्सीन और ट्रीटमेंट के अंदर क्या फ़र्क होता है। वैक्सीन ऐसा इलाज है जिसको आप करते हैं बीमारी होने से पहले। हम कह सकते हैं कि एक प्राइमरी जो मकसद है वैक्सीन्स का वो ये है कि हम बीमारी को होने से रोक सकें, यानी बीमारी को होने से हम प्रिवेंट कर रहे होते हैं। उसकी प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर जो चीज़ हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर उसको वैक्सीन्स कहते हैं। और जब हमें बीमारी हो जाती है, बीमारी होने के बाद जो हम इलाज करवाते हैं उसको ट्रीटमेंट कहते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन पिलाई जाती है, करवाई जाती है। वो क्यों करवाई जाती है? ताकि बच्चों को पोलियो से बचाया जा सके। सेम बच्चों को बचपन में स्मॉल पॉक्स की, चेचक की, जिसको आप कहते हैं मीज़ल्स, खसरे की वैक्सीनेशन लगाई जाती है। वैक्सीनेशन क्यों लगाई जा रही होती है? ताकि बच्चों को आगे फ्यूचर में जाके स्मॉल पॉक्स, चेचक या खसरे की बीमारियां जो हैं वो ना हो। बेसिकली वैक्सीन का क्या मकसद हुआ कि वैक्सीन को हम बीमारी को होने से रोकने के लिए लगाते हैं। कोरोना की वैक्सीनेशन हमने क्यों करवाई? कोरोना की वैक्सीनेशन हमने इसलिए करवाई कि जी हमारी बॉडी के अंदर कोरोना जो है वो बीमारी पैदा ना कर सके। फिर आ जाता है कि अगर आपको स्मॉल पॉक्स हो गया है या आपको कोरोना हो गया है, तब आपने क्या करना है? तब हम वैक्सीनेशन नॉर्मली नहीं करते, तब हम क्या करवाते हैं? तब हम ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि उस बीमारी का हम इलाज ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने मिक्स नहीं करनी कि वैक्सीन और ट्रीटमेंट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक बीमारी से पहले है और एक बीमारी के बाद है। अब इस टॉपिक में बेसिकली हम देखेंगे कि वैक्सीन की डेफिनेशन क्या होती है, वैक्सीन को किसने ईजाद किया था और कैसे वैक्सीन ईजाद हुई थी, और वैक्सीन जब आप बॉडी के अंदर लगाते हैं तो उससे क्या डेवलप होता है बॉडी के अंदर। आप सबको पता है कि जब हम सांस लेते हैं या जब हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं तो उस फूड के ज़रिए से या हमारी सांस के ज़रिए से जरासीम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये फॉरेन पार्टिकल है, या हम उसको कहते हैं कि ये कोई दुश्मन है, जिसको आम लफ्ज़ में हम एंटीजन भी कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी जरासीम जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, जिसको आपने क्या कहा है कि ये एंटीजन है, वो एंटीजन जैसे ही बॉडी में एंटर होता है, बॉडी क्या करती है? बॉडी उस एंटीजन को डिटेक्ट करती है और उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी एक टाइप होती है बी लिम्फोसाइट्स। वो बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? वो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही एंटीजन आया, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन के साथ लड़ती हैं और बदले में जब रिएक्शन होता है, दोनों आपस में आमने सामने आते हैं और एंटीजन आपका स्ट्रॉन्ग होता है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? हमारी एंटीबॉडीज़ हार जाती हैं और हमें रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, एंटीजन आता है और अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन कर देता है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि एंटीजन आया,
आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाई और वो एंटीबॉडीज़ मजबूत थी, वो ताकतवर थी, लिहाजा उसने एंटीजन से लड़ा और आप उस एंटीजन को कमज़ोर कर दिया, उसको मार दिया और उसको आपकी बॉडी से निकाल दिया। और आपको जिस बीमारी का एंटीजन आपकी बॉडी में दाखिल हुआ है उससे आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं हुई, क्योंकि आपकी बॉडी की एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग थी। सो बेसिकली हमारी बॉडी को कौन प्रिवेंट कर रहा होता है जरासीम से या पैथोजन से या नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल से? हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी की आर्मी होती है, फ़ौज होती है, जो कि हमें जरासीम से बचाती है। अब वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सपोज़ करें आप पोलियो की वैक्सीन बना रहे हैं या आप स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, जिसको आप चेचक कहते हैं, आप चेचक की वैक्सीनेशन बना रहे हैं। वैक्सीन के अंदर क्या डाला जाता है? क्या वैक्सीन के अंदर कोई केमिकल होता है? वैक्सीन के अंदर कोई ड्रग होती है, कोई मेडिसिन होती है, क्या चीज़ होता है? तो वैक्सीन के अंदर कोई केमिकल, कोई ड्रग, कोई प्लांट सोर्स नहीं होता। वैक्सीन्स के अंदर बेसिकली हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल करते हैं। हम करते क्या हैं, हम सपोज़ करें हम स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन बना रहे हैं, तो जो स्मॉल पॉक्स का जरासीम है, जो स्मॉल पॉक्स पैदा करने वाला वायरस है, हम क्या करते हैं, उस वायरस को या तो किल कर देते हैं या उस वायरस को ज़िंदा हालत लेकिन उसको कमज़ोर हालत में अटेनुएटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसे मेडिसिन की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। जब वो कमज़ोर या मरा हुआ जरासीम हमारी बॉडी में एंट्री लेता है तो बॉडी उसे समझती है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, बॉडी समझती है ये मुझे नुकसान पहुंचाने आया है। लिहाजा क्योंकि बॉडी ने तो उस एंटीजन को पहले कभी नहीं देखा, तो बॉडी के लिए बिल्कुल नई चीज़ है, क्योंकि वो बॉडी का पार्ट नहीं है। तो बॉडी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि जरासीम जो है वो ताकतवर है, कमज़ोर है, ज़िंदा है, मुर्दा है। वो बस ये देखती है कि जी जरासीम आ गया है और वो डर जाती है। रिजल्टेंट वो क्या करती है, वो आपके वाइट ब्लड सेल्स को कहती है कि जनाब बॉडी के लिए एंटीबॉडीज़ बनाएं और बॉडी को इस ख़तरे से बचाएं। तो जैसे ही आपने वैक्सीन की शक्ल में वो कमज़ोर या किल्ड जरासीम बॉडी के अंदर एंटर किया है, आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं या जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं। एंटीबॉडीज़ जब बन जाती हैं और वो लड़ने के लिए पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि ये तो एंटीजन पहले से ही मरा हुआ है या ये एंटीजन पहले से ही कमज़ोर है। वो कहती हैं जनाब ये तो पहले से इतना कमज़ोर है या ये तो पहले से ही इतना मरा हुआ है, तो इससे हमने क्या लड़ना है? ज़ाहिर है अगर आप किसी से लड़ेंगे तो आप अपने से बराबर वाले के साथ लड़ेंगे ना, कमज़ोर के साथ तो कोई नहीं लड़ता। सो वो उस एंटीजन आपको कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा, लिहाजा एंटीबॉडी उससे नहीं लड़ती। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि एंटीजन के एंटर होने और एंटीबॉडीज़ के बनने में कुछ टाइम लगता है, ठीक है। अब उस दौरान जो टाइम लगा है उस दौरान आपकी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, अब वो आपकी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म स्टोर हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम अगर कोई नुकसान पहुंचाने वाला या ज़िंदा जरासीम, सेम बीमारी का, स्मॉल पॉक्स का ज़िंदा जरासीम अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो क्या होगा, स्मॉल पॉक्स के जरासीम के लिए ऑलरेडी आपकी बॉडी ने अपनी आर्मी तैयार की हुई है। जैसे ही स्मॉल पॉक्स का ज़िंदा जरासीम किसी भी फूड के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, उससे लड़ने के लिए आर्मी पहले से ही मौजूद है, लिहाजा एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे ही वो एंटीजन एंटर हो गए, एंटीबॉडी उसके ऊपर अटैक करेंगी और उसको मार के आपकी बॉडी से भगा देंगी। तो हमने क्या किया, हमने बॉडी को पहले से ही तैयार कर लिया जरासीम से मुकाबला करने के लिए। किस तरह से तैयार किया है, हमने उनको वैक्सीन्स के ज़रिए से तैयार किया है। तो बेसिकली वैक्सीन का मकसद क्या होता है, वैक्सीन का मकसद होता है कि आप बॉडी के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़िया डेवलप करवाते हैं, इसलिए डेवलप करवाते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई पैथोजन आए तो ये जरासीम से लड़ने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास वैक्सीन्स का। अच्छा जी, अब आ जाता है, ये याद रखिएगा कि हर एंटीजन के ख़िलाफ़, यानी कि जिस तरह का आप जरासीम बॉडी में एंटर करते हैं ना, बॉडी उसी तरह से एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। यानी कि अगर आप स्मॉल पॉक्स का जरासीम एंटर करेंगे तो बॉडी वो वाली एंटीबॉडीज़ बनाएगी जो स्मॉल पॉक्स से लड़ती हैं। अगर आप पोलियो का जरासीम एंटर करेंगे वैक्सीन की शक्ल में तो बॉडी वो वाली एंटीबॉडीज़ बनाएगी जो पोलियो की जरासीम से लड़ेंगी। सो हर जरासीम के लिए ख़ास किस्म की एंटीबॉडी होती है या हर जरासीम से लड़ने के लिए ख़ास किस्म की एंटीबॉडी होती है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने स्मॉल पॉक्स का जरासीम एंटर किया है या मैंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन करवाई है और मैं कहूँ कि मुझे पोलियो भी ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। या मैंने पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई है और मैं कहूँ कि मुझे एड्स ना हो,
तो पोलियो की वैक्सीनेशन करवाने से आपने क्योंकि पोलियो का जरासीम एंटर किया है और जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो पोलियो के जरासीम के ख़िलाफ़ बनी है, लिहाजा आपको पोलियो तो नहीं होगा लेकिन पोलियो के अलावा बाकी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि जब आप वैक्सीनेशन करते हैं तो स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए करते हैं। अब आ जाते हैं जनाब बुक के अंदर वैक्सीन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। बुक के अंदर वैक्सीन की डेफिनेशन क्या है जनाब, ये एक ऐसी प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर किल्ड या वीक का मतलब है कि वो ज़िंदा होता है लेकिन हमने क्या किया होता है, उसको अटेनुएटेड किया होता है या कमज़ोर किया होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम एंटर करते हैं विच इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ पार्टिकुलर डिजीज़। तो जब आप एक मरा हुआ या कमज़ोर जरासीम बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो ये जरासीम क्या करता है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा करता है या इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करता है उसी जरासीम के लिए जो कि आपने इंजेक्ट किया है। ठीक है, अब आ जाता है कि वैक्सीन्स जो हैं वो आप बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ भी बना सकते हैं, वैक्सीन आप वायरल के ख़िलाफ़ भी बना सकते हैं। अगर आप वायरल वैक्सीन ऐड करेंगे तो वो आपको वायरस से होने वाली स्पेसिफिक बीमारी से बचाएगी। अगर आप बैक्टीरियल वैक्सीन लगाएंगे तो वो आपको बैक्टीरिया से होने वाली स्पेसिफिक बीमारी से बचाएगी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने वायरस की जरासीम जो है वैक्सीन लगाई हो और आप कहें कि मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ना हो, तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद आ जाता है कि जो वैक्सीन जो थी वो सबसे पहले किसने दरियाफ़्त की और उसका क्या नाम था और ये कैसे दरियाफ़्त हुई। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि एक साइंटिस्ट था उसको आप कहते हैं एडवर्ड जेनेर। ये एमसीक्यू में आपने याद रखना है। उसने दुनिया की पहली वैक्सीन दरियाफ़्त की या बनाई, कब बनाई, 1796 में। उसने क्या कहा, उसने देखा कि गायें जो होती है, गाय को ना उसकी गाय की स्किन के ऊपर दाने या पानी वाले या पस वाले दाने बने हुए थे। उसको कहते हैं काउ पॉक्स की बीमारी। नॉर्मली जानवरों में या कैटल्स मवेशियों के अंदर ये बीमारी होती है जिसमें मवेशियों की स्किन के ऊपर चिकन पॉक्स टाइप या चेचक टाइप दाने होते हैं पस वाले, और वो फैलती है और वो जरा कैटल्स को या मवेशियों को नुकसान पहुंचाती है। उसने क्या किया, उसने उस स्मॉल पॉक्स के एक दाने के अंदर से स्मॉल पॉक्स का जरासीम निकाला, काउ पॉक्स का जरासीम निकाला और उस जरासीम को गवाले की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया। अब गवाला कौन होता है, गवाला वो होता है जो गाय का दूध निकाल रहा है। अब गवाले की मजबूरी है क्योंकि उसने उसकी ज़िंदगी का गुजारा ही गाय के ऊपर है, उसने दूध के ऊपर है, तो उसने गाय बीमार है या किसी कंडीशन में भी है तो उसने क्या करना है, उसका दूध निकालना ही निकालना है। और आपको पता है ये जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं ये ऐसे होते हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे तक आसानी से फैल जाते हैं। तो गवाले को सबसे ज़्यादा चांसेस थे कि उसको भी ये स्किन इन्फेक्शन हो सकता था। क्यों? क्योंकि वो गाय के साथ हर वक्त कॉन्टेक्ट में आता था। अब एडवर्ड जेनेर ने क्या किया, एडवर्ड जेनेर ने उसी गाय के पस में से काओ पॉक्स का जरासीम निकाला और उसको कमज़ोर करके या उसको मार के जो गवाला था उसकी बॉडी के अंदर उसने इंजेक्ट कर दिया। और उसने देखा कि सारी ज़िंदगी गवाले को कभी भी स्मॉल पॉक्स की बीमारी या चेचक की बीमारी नहीं हुई। तो उससे उसने ये कंसेप्ट ईजाद किया कि अगर हम जरासीम को कमज़ोर हालत में या किल्ड हालत में इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें तो वो इंसान को उस ख़ास बीमारी से सारी ज़िंदगी के लिए प्रोटेक्ट कर सकता है। इस तरह से वैक्सीन जो है वो हमारे पास ईजाद हुई। इसने पहली वैक्सीन 1796 में ईजाद की यूजिंग द काउपॉक्स। काउपॉक्स क्या है, ये एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो कि एनिमल्स की स्किन को इन्फेक्ट करता है। इस काउपॉक्स के जरासीम को जब हमने एडमिनिस्टर्ड किया ह्यूमंस के अंदर तो इसने क्या किया, ह्यूमंस को स्मॉल पॉक्स से या चेचक से बचा लिया। लातीनी में वो कहता है वैक्सीन का क्या मतलब है, वैक्सीन लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है काओ। क्योंकि ये काओ से ईजाद हुई है इसलिए हमने उस काओ के ऑनर में उस वैक्सीन का नाम काओ, उस मेडिसिन का नाम या ट्रीटमेंट का नाम हमने वैक्सीन रख दिया है। एडवर्ड जेनेर ने इंजेक्ट किया काओ पॉक्स को मिल्कमेड में, मिल्कमेड मीन गवाला। देन ही रियलाइज दैट मिल्कमेड डू नॉट गेट स्मॉल पॉक्स। फिर उसने देखा कि मिल्कमेड को कभी भी स्मॉल पॉक्स ज़िंदगी में नहीं हुआ। 1796 से 1848 तक तकरीबन 50 साल इन वैक्सीन्स को मुख्तलिफ ममालिक जो है वो इस्तेमाल करते रहे। और आपको पता है कि जब आप प्रॉपर वैक्सीन्स लोगों को लगाते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि मुल्क के अंदर से वो बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं वो वैक्सीनेशन क्योंकि प्रॉपर करवाते हैं,
हर सिटीज़न की वैक्सीनेशन होती है। यही वजह है कि 50 साल बाद यूके से, या जिसको आप इंग्लैंड कहते हैं, इंग्लैंड से टोटली तौर पर स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गई और उन्होंने इस वैक्सीन को अब मुल्क के अंदर बैन कर दिया। ज़ाहिर है जब बीमारी नहीं है तो वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा पोलियो की जो बीमारी है, आप दुनिया के बहुत सारे ममालिक जो हैं वो पोलियो फ्री हो चुके हैं। किसी भी बीमारी से फ्री होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने तमाम शहरियों को, अपने तमाम रहने वालों को वो वैक्सीनेशन करवाएं। जब आप मुसलसल कुछ सालों तक तमाम शहरी एक वैक्सीनेशन करवाते हैं तो एक ख़ास टाइम के बाद वो बीमारी उस मुल्क से चली जाती है। तो इंडिया भी जो है वो पोलियो फ्री हो चुका है। इंडिया में भी पोलियो की वैक्सीनेशन अब नहीं करवाई जाती, लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में स्टिल पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई जाती है, क्योंकि हमारे बहुत से जो हैं वो लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन को नहीं लगवाते बच्चों को, जिसकी वजह से ये पोलियो जो है वो पाकिस्तान से मुकम्मल ख़त्म नहीं हो पा रही। सो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन थी। वैक्सीन कैन बी यूज्ड प्रोफाइलैक्टिक। उन्होंने कहा जनाब वैक्सीन्स को आप प्रोफाइलैक्टिक यूज़ करते हैं, यानी कि डिज़ीज़ होने से पहले, या थेराप्यूटिक, या आप इसको डिज़ीज़ होने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी ये थेराप्यूटिक रोल इसका इतना ज़्यादा नहीं है। इस पे काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है, कोशिश की जा रही है कि कैंसर्स के इलाज के लिए हम थेराप्यूटिकली भी वैक्सीन्स को इस्तेमाल कर सकें। देन आता है कि डेवलपिंग इम्यूनिटी क्या होती है। व्हेन वैक्सीन इज़ इंजेक्टेड द इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज द वैक्सीन एजेंट। जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो उस वैक्सीन एजेंट को फ़ॉरेन पार्टिकल समझता है, देन डिस्ट्रॉय देम। लिहाजा हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है और इस जरासीम को क्या करती है, फ़ॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड रिमेंबर देम, और उस जरासीम को याद रखती है कि ये जरासीम अगर दोबारा आएगा तो मेरी जो एंटीबॉडी बनी हुई है मैंने दोबारा जाके इससे लड़ना है। सो डैट व्हेन नेक्स्ट टाइम सेम बट एक्टिवेटेड पैथोजन एंटर इन द बॉडी। सो अगली दफ़ा जब जिंदा जानदार या जिंदा जरासीम उसी बीमारी का आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो जो आपकी बॉडी की ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ हैं वो उससे लड़ेंगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। किस तरह से? या तो वो इन्फेक्टेड एजेंट को न्यूट्रलाइज कर देंगी, न्यूट्रलाइज से मुराद है उसके काम करने की एक्टिविटी को ख़त्म कर देंगी, सिफर कर देंगी, या वो मुकम्मल तौर पर उस इन्फेक्टेड एजेंट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ठीक है जी। वो कहते हैं जनाब वैक्सीन ने हमारी मदद की है इन, सॉरी मैं लिखना भूल गई हूँ, ये लाइन नहीं है, इसको हम यहाँ पे क्रॉस कर लेते हैं। ये मैं डबल लिख दी है गलती से, सही है। तो इस लाइन को आप यहाँ पे छोड़ दें, ये नीचे वाली लाइन करिएगा। वैक्सीन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, वन ऑफ द मोस्ट कंटेजियस डिजीज़ नोन टू मैन। यानी कि 16वीं सदी या 17वीं सदी में, या जिसको आप 18वीं सदी भी कह सकते हैं, उस दौर में दुनिया की जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी थी, ऐसी बीमारी जिससे पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते थे, वो स्मॉल पॉक्स थी। जैसे आज के दौर में कोरोना कभी बहुत सवेयर बीमारी फैली थी जिसने बहुत सारे ममालिक को अपनी लपेट में लिया और बहुत सारी डेथ इससे देखने में आई। उस वक्त जो सबसे सवेयर बीमारी थी वो स्मॉल पॉक्स थी। तो वैक्सीन की इजाद ने उस स्मॉल पॉक्स को दुनिया से ख़त्म कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी बीमारियां जैसे कि पोलियो, रूबेला जिसको आप खसरा कहते हैं, मिज़ल्स इसको भी खसरा कहते हैं। फ़र्क ये है कि मिज़ल्स जो है वो सवेयर खसरा होता है, जबकि रूबेला जो है वो हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है। मम्स का मतलब होता है कान फेड़, जो अक्सर बच्चों को कान के पास निकल आते हैं। और टाइफाइड जो हैं, इनके लिए भी जो वैक्सीन्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। वैक्सीन का मकसद क्या होता है? वैक्सीन का मकसद ये है कि हम बीमारियों को एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट का मतलब है कि हम बीमारियों को ख़त्म कर दें, उनका ख़ात्मा कर दें। उसके बाद हमारे पास आता है कि वैक्सीन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। वैक्सीन की नहीं बल्कि एक आइडियल वैक्सीन की, आइडियल क्या होती है, जो बेहतरीन होती है, जो एक अच्छी वैक्सीन होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। उसकी तकरीबन 9-10 प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको अगर हेडिंग भी आती हो तो वेल एंड गुड है। एक अच्छी वैक्सीन वो होती है जो नॉन पैथोजेनिक हो। नॉन पैथोजेनिक का मतलब है कि जब आप उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें तो वो बॉडी में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन पैदा ना करे, एक अच्छी वैक्सीन होती है। इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब है कि एक अच्छी वैक्सीन वो होती है जब आप उसको पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करें तो वो पेशेंट की बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इम्प्रूव करें, वो पेशेंट को जरासीम से बचाए, वो पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा करें। अगर एक जरासीम आपको एंटीबॉडीज़ से नहीं बचा रही, एंटीबॉडीज़ पैदा नहीं कर रही, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं कर रही, तो वो एक आइडियल वैक्सीन नहीं होती। फिर आता है एफिकेसी।
एफिकेसी क्या होता है? एफिकेसी का मतलब होता है काम करने की सलाहियत। एक अच्छी वैक्सीन वो होती है जिसकी काम करने की सलाहियत जो है वो 90% हो, क्योंकि हम नॉर्मली भी यही कहते हैं कि अच्छा बच्चा वो होता है जो 90% से अबव मार्क्स लेकर आए। ज़ाहिर है 100% कोई भी काम करना इंसान के बस में नहीं है, ये तो कुदरत है जो 100% कोई भी काम कर सकती है। तो एक अच्छी वैक्सीन वो होती है जो कम से कम 90% काम तो करे। इफ़ेक्टिव क्या होती है? देखें, वैक्सीन आप बहुत सारे तरीक़ों से लगवाते हैं। एक वैक्सीन वो होती है जो आप ओरल मुंह में ड्रॉप्स की शक्ल में डालते हैं। एक वैक्सीन वो होती है जिसके लिए आपको इंजेक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। एज अ पेशेंट आप कौन सी वैक्सीन लगवाना पसंद करते हैं? एज अ पेशेंट मैं या आप, हम सब चाहते हैं कि हमें ओरल मेडिसिन दी जाएँ या ओरल वैक्सीनेशन करवाई जाए। एक तो उससे पेन नहीं होता, दूसरा वो ईजी टू कैरी है, पेशेंट कंप्लायंस अच्छी है। तो एक अच्छी वैक्सीन वो होती है जो इंजेक्शन फॉर्म में ना हो। ज़्यादा बेहतर है कि वो हमें ओरली जब हम उसको लगाएं तो वो उतना ही अच्छे रिजल्ट्स दें जितना कि एक इंजेक्टेड वैक्सीन होती है। ठीक है। और एक अच्छी वैक्सीन वो होती है जो कि आपको लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, यानी कि आपने एक दफ़ा इंजेक्शन लगवाया और आपको सारी ज़िंदगी वो बीमारी ना हो, इसको आप कहते हैं लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी। ऐसा वैसे बहुत कम वैक्सीन ऐसी हैं जिसको आप बस सिंगल टाइम लगाएं और वो आपको पूरी ज़िंदगी के लिए बचा ले। फ्यूचर में शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। इवन आपने कोरोना की भी जो वैक्सीनेशन करवाई है उसको भी 1 साल बाद आपने बूस्टर डोज लगवाई है। सेम आपने देखा होगा बच्चों को जब पोलियो की वैक्सीनेशन करवाई जाती है वो पैदाइश के वक्त से शुरू होती है और बच्चा जब 5-6 साल तक का हो जाता है तब तक भी उसको पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो दी जा रही होती है। तो वो एक आइडियल वैक्सीन नहीं है। आइडियल वैक्सीन तो ये है कि आपने एक दफ़ा लगा दी और उसको दोबारा जो है वो सारी ज़िंदगी वैक्सीन ना लगानी पड़े। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसी वैक्सीन हमारे पास आ जाएँ। 6 प्रॉपर्टी ये है कि एक अच्छी वैक्सीन वो होती है जिसकी कॉस्ट कम हो, यानी कि जिसको हर मुल्क का अमीर गरीब हर बंदा जो है वो अफोर्ड कर सकता हो और किसी का भी बच्चा जो है वो सिर्फ वैक्सीन की कमी की वजह से मौत का शिकार न हो जाए। तो एक अच्छी वैक्सीन जो है उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए ताकि वो हर बंदे तक ईजीली अवेलेबल हो। इंड्यूस्ड वाइड रेंज ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि एक अच्छी वैक्सीन तो वो है कि आपने एक डोज़ लगाई है और वो आपको एक बीमारी से ना बचाए। यानी कि अगर मैंने कहूँ कि मैंने पोलियो की वैक्सीन करवाई है तो वो मैंने जो एक डोज़ पोलियो की वैक्सीन के खाए हैं वो सिर्फ मुझे पोलियो से ना बचाएं, बल्कि वो मुझे उसके साथ बहुत सारी और बीमारियों से भी बचा दें। वो मुझे स्मॉल पॉक्स से बचाएं, वो मुझे HIV से बचाएं, वो मुझे हेपेटाइटिस से बचाएं, वो मुझे कोरोना से बचाएं या मल्टीपल बीमारियों से मुझे बचाएं। ऐसा होता नहीं है, अभी तक तो ऐसा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट कभी फ्यूचर में ऐसा हो जाए। अभी तक पॉसिबिलिटी क्या है? अभी तक ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक डोज़ लगाएं और वो आपको 3 मुख्तलिफ बीमारियों से बचा दें, जैसे कि DPT वैक्सीन होती हैं। D से डिप्थेरिया जिसको आप खन्नाक कहते हैं, P से पर्ट्यूसिस जिसको आप काली खांसी कहते हैं और T से टेटनस। तो DPT वैक्सीन ऐसी है जो कि आपको खन्नाक की बीमारी, काली खांसी से और टेटनस से बचाती है। सो एक वैक्सीन लगाने से आपको 3 बीमारियों से निजात मिल रही है। तो इसको हम कह सकते हैं ना कि हमें वाइड रेंज ऑफ रिस्पांस दे रही है। या एक वैक्सीन और भी है जिसको आप कहते हैं MMR वैक्सीन। M का मतलब होता है मीज़ल्स, M का मतलब होता है मम्प्स, R का मतलब होता है रुबेला। मीज़ल्स मीन खसरा, मम्प्स मीन कनफेड़ और रुबेला का मतलब होता है लाइट खसरा। तो एक ऐसी वैक्सीन जो आपको 3 डिफरेंट बीमारियों से बचा रही होती है, लेकिन आप सिंगल डोज लगाते हैं और वो आपको 3 बीमारियों से बचा लेती है। तो इसका क्या हुआ है कि इसकी जो रेंज ऑफ रिस्पांस है वो ज़्यादा है, तो एक अच्छी वैक्सीन कहलाएगी। कंपैटिबिलिटी से मुराद है कि एक अच्छी चीज़ वो होती है जिसको अगर आप उसके साथ कोई और मेडिसिन लगा रहे हैं या कोई फूड खा रहे हैं या कोई और वैक्सीन उसके साथ लगा रहे हैं तो वो दोनों वैक्सीन आपस में इंटरेक्शन ना करें। कंपैटिबिलिटी से मुराद होती है वो मिलजुल के रहें। तो एक अच्छी वैक्सीन वो है जो रिएक्शन ना करे, ना तो वो किसी दूसरी दवाई के साथ रिएक्शन करे, ना वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ वैक्सीन के साथ रिएक्शन करे, ना ही उसके साथ अगर कोई आप फूड खा रहे हैं तो वो उसके साथ रिएक्शन करे। दैट इज़ कॉल्ड कंपैटिबिलिटी। और आखिर में है स्टेबिलिटी। एक अच्छी वैक्सीन वो होती है जो कि हर टेम्परेचर पर अपने आप को स्टेबल रख सके। हमारे यहाँ क्या मसला है कि हमें जो वैक्सीन है उसको जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है। नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वैक्सीन्स के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि घरों में जो वैक्सीनेशन के लिए आपके पास आती हैं पोलियो के लिए, उनके पास एक छोटा सा डब्बा होता है जिसके अंदर आइस क्यूब्स रखे होते हैं। क्यों रखे होते हैं? क्योंकि हमें जो वैक्सीन्स हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर हम 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह टेम्परेचर को 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें या 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। गर्मियों में मोस्टली पोलियो की वैक्सीनेशन हो रही होती है और टेम्परेचर आप देखें
42 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, और सम टाइम सिब्बी जैकबाबाद में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी पहुंच जाता है। तो इन कंडीशंस में जो वैक्सीन्स हैं उनके टेम्परेचर को ठंडा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उस पर हमारी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। तो एक अच्छी वैक्सीन वो होगी जो कि आप रूम टेम्परेचर पर आसानी से सेव कर सकें, उसके लिए आपको इतना ज़्यादा टेम्परेचर के मेंटेन करने के ऊपर ख़र्चा ना करना पड़े। बट अभी ऐसा नहीं है, पॉसिबल हो कि नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसा हो जाए। ठीक है जी, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी आइडियल वैक्सीन्स की। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस lecture, then please share and subscribe my channel and like this video. Thank you so much. Allah Hafiz.